हाय फ्रेंड्स, अभी तक हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में देखा कि किस तरह यूरोपीय कंपनियां पहले पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रेंच आते हैं भारत में। और इस क्रम में हमने पढ़ भी लिया है, पुर्तगाल को जान लिया, डच को जान लिया, अंग्रेज को जान लिया। और आज हम लोग डेनमार्क की कंपनी डेन के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कब भारत आते हैं। और इनका क्रम याद करने के लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला सुझाता हूं। इसको हम लोग PDEDF भी बोल सकते हैं, PDEDF। अगर याद रखेंगे तो यह क्रम हमें बिल्कुल याद रहेगा कि कौन सी कंपनी कब भारत आई थी, कौन पहले आई थी, कौन बाद में आई थी। इस क्रम में हम लोग देखते हैं डेनमार्क के विषय में। डेनमार्क वाले लोग बहुत ज्यादा यहाँ इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको जानना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि 1616 ईस्वी में 1616 ईस्वी में डेन कंपनी मतलब डेनमार्क की कंपनी भारत आती है। और ये भारत में एक जगह है तंजौर जिला में, ट्रावणकोर। 1616 में ये भारत आते हैं। और 1620 ईस्वी में तंजौर जिला के ट्रावणकोर नामक जगह पर ये अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना बनाते हैं, व्यापार का केंद्र बनाते हैं। और मैंने पहले ही बताया है कि भारत के व्यापार में इनका बहुत बड़ा योगदान नहीं था। और फिर आगे चल के 1676 ईस्वी में बंगाल के श्रीरामपुर एक जगह है, श्रीरामपुर। इस श्रीरामपुर में ये अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। पहली फैक्ट्री इनका ट्रावणकोर में स्थापित होता है, दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर में स्थापित होता है। लेकिन भारत की स्थिति उस समय ऐसी थी कि इनसे पहले ही बड़े बड़े देश और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आ चुकी थी। पुर्तगाली कंपनी भी इससे बड़ी थी, डच कंपनी भी, इसका प्रभाव भी भारत में काफी अधिक था। इसने पुर्तगाल को हटा के अपना व्यापार शुरू कर दिया था। बाद में अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने डच को प्रतिस्थापित किया और इसको हटा करके अपना व्यापार शुरू किया। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसी समय भारत में अपना कार्य कर रही थी। तो इन सभी कंपटीशन के व्यापार में इनका टिकना काफी मुश्किल हो गया और ये टिक नहीं पाए। और अंततः 1745 ईस्वी में अपना सारा व्यापार इन्होंने ब्रिटेन की कंपनी को दे दिया। ब्रिटेन की कंपनी को बेच करके भारत छोड़ के चले गए। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी की स्थापना तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हुई, लेकिन यह कंपनी भारत में व्यापार नहीं करके चीन में ही अपना ज्यादा व्यापार करती है, इसलिए इसका भी भारत में कोई ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है। तो इसमें हमने देखा डेन के बारे में कि 1616 में डेन भारत आते हैं, 1620 में तंजौर के ट्रावणकोर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं, 1676 में श्रीरामपुर, बंगाल के श्रीरामपुर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं, 1745 में ब्रिटेन वालों को अपनी सारी फैक्ट्री, सारा व्यापार बेच करके चले जाते हैं। इस बीच 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो होती है भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन ये भारत में नहीं, चीन में व्यापार करते हैं। इनका महत्व इतना ही है, इसके बारे में आंकड़े भी इतने ही हैं, हमें इतना ही जानना है। अब हम फ्रेंच के विषय में देखते हैं कि फ्रांस वाले क्या व्यापार करते हैं और वो उससे हमारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए क्या क्या प्रश्न बन के आते हैं, इस चीज को हम लोग अभी देखते हैं। अब हम लोग डेन देख लिए, डेन के बाद फ्रेंच देखेंगे और हम समझेंगे कि किन परिस्थितियों में फ्रांस ने पूर्वी क्षेत्र से व्यापार करने के लिए उसने भी कंपनी का गठन किया और कैसे वो कंपनी भारत आती है। तो ये कहानी शुरू होती है लुई 14वें से। फ्रांस के एक शासक थे लुई 14वां। हम जो भी पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में, इतनी सारी बातें जो है ये हमारे काम की हैं, जो कि फ्रांसीसी कंपनी से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उन सभी पॉइंट्स को हमने अलग लिख लिया है और ये सारे पॉइंट्स ही परीक्षा में आने वाले हैं। एक एक करके हम बारी बारी से इस पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। तो वहां के एक राजा थे लुई 14वें फ्रांस के राजा थे और इनके एक मंत्री थे कॉलबर्ट। इन लोगों ने जब देखा कि यूरोपीय कंपनियां पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, ये सारे के सारे पूर्वी देशों से व्यापार किए और अगाध संपदा, बहुत बड़ा धन
इन्होंने कमाया, इन सारे देशों की स्थिति बदल गई। और यहाँ पर राजा थे लुई 14वें, इन्होंने सोचा कि हमें भी कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए ताकि हम भी पूरब के देशों में, पूर्वी क्षेत्र में जाएं, भारत जाएं, इंडोनेशिया जाएं, सुमात्रा जाएं, बाली जाएं, इन सभी देशों में जाकर के हम भी व्यापार करें और ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक लाभ उठाएं। तो इन्होंने अपने मंत्री को यह आदेश दिया कि आप कुछ कीजिए इसके लिए। तो कॉलबर्ट ने 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में एक कंपनी बनाई। फ्रांस में एक कंपनी बनती है पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए, और उस कंपनी का नाम था कंपनी द इंडिसे ओरिएंटलेस। मतलब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी तैयार हो जाती है, और कंपनी तैयार होती है तो फिर अब इस कंपनी के तहत एक पूर्वी अभियान चलता है। और पहला जो अभियान है, हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के, यहाँ से जो भी ये लोग आते थे, यूरोप से जो भी आते थे, ये केप ऑफ गुड होप होते हुए तब जाके भारत पहुंचते थे, यहाँ भारत आते थे। तो यहाँ एक द्वीप था मेडागास्कर। जब ये वहां से अभियान चलता है, फ्रांसीसी अभियान चलता है, तो ये पहला अभियान मेडागास्कर तक आकर ही समाप्त हो जाता है। ये इससे आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन इससे आगे बढ़ने के लिए फिर दूसरा अभियान होता है। ये लोग पूर्वी क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर वहां से एक दूसरा अभियान चलता है। और दूसरा अभियान 1667 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ये भारत का दक्षिणी भाग। तो 1667 ईस्वी में एक अभियान चलता है फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में। फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में 1667 ईस्वी में दूसरा अभियान चलता है, और वो अभियान आता है सूरत, गुजरात के सूरत में। अब देखिए, यहाँ जितनी भी कंपनियां भारत में आती हैं, उन कंपनियों का ठिकाना भारत में दो ही जगह था। दो जगह भारत का नाम ही था व्यापार करने के लिए। सारे लोग जानते थे कि इस दो जगह पर जब हम व्यापार कर लेंगे तो हमको बहुत ज्यादा धन मिल जाएगा। वो दोनों जगह कौन कौन था? एक जगह था सूरत, और दूसरा जगह था मछलीपट्टनम। ये थोड़ा नीचे है, मछलीपट्टनम। इन दोनों जगहों पर कोई भी कंपनी आई, इस दो जगह पर उनकी फैक्ट्री जरूर बनी। तो उसी के तहत इन लोगों को भी लगा कि अगर सूरत में मैं अपनी फैक्ट्री बना लूंगा तो बहुत ज्यादा कमा लूंगा, मछलीपट्टनम में फैक्ट्री बना लूंगा तो बहुत ज्यादा कमा लूंगा। तो 1667 में जो अभियान दल चला फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में, यह अभियान दल यहाँ 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री बनाता है। पहली फैक्ट्री, कारखाना या व्यापारिक ठिकाना, इसको आप जो भी कहें। और जस्ट उसके एक साल बाद देख लीजिए, क्योंकि इनका तो व्यू ही था, इनका मंजिल ही था कि हमको व्यापार सूरत से करना है, हमको व्यापार मछलीपट्टनम से करना है, क्योंकि ये सारे देश इन दो जगहों पर इनकी फैक्ट्री जरूर थी। तो ये भी मछलीपट्टनम आ गए, मछलीपट्टनम 1669 ईस्वी में। 1668 में सूरत और 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में आ गए। और इन दोनों फैक्ट्रियों का उत्तराधिकार फ्रांसिस मार्टिन को सौंपा गया। फ्रांसिस मार्टिन उस समय गवर्नर था, फ्रांसिस मार्टिन, सूरत का भी और मछलीपट्टनम का भी। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है 1672 ईस्वी में। 1672 ईस्वी में एक जगह है यहाँ पे सैंथोम, एक जगह है सैंथोम, और इस जगह को गोलकुंडा से इसने छीन लिया। फ्रांसीसियों ने गोलकुंडा के शासक से सैंथोम को 1672 ईस्वी में छीन लिया, और इस सैंथोम पर भी अपनी व्यापारिक कोठी बनाते हैं। तो इस तरह से अब इनके पास तीन जगह हो गया। 1668 में सूरत हो गया, 1669 में मछलीपट्टनम हो गया, और 1672 में सैंथोम हो गया। 1673 ईस्वी में एक और घटना घटती है। यहीं पर एक जगह है, इसका नाम आगे चल के पुडुचेरी पड़ता है।
लेकिन हम लोग पांडिचेरी के नाम से जानते हैं। पांडिचेरी, आगे पुडुचेरी कहलाता है, पुदुचेरी। तो इस जगह को, यहाँ का एक जगह था बालीकोंडपुरम, यहाँ पर एक जगह था, यहाँ पे इस क्षेत्र में बालीकोंडपुरम, बालीकोंडपुरम। दक्षिण भारत में इसी तरह के नाम होते हैं, पूरम तुरम लिखा रहता है। और यहाँ फ्रांसिस जो थे उसमें एक तो मार्टिन थे, मार्टिन यहाँ भी थे। तो मार्टिन के साथ एक असैनिक नाविक था। सैनिक नाविक का मतलब कि वो सैनिक नहीं था लेकिन नाविक था, बहुत चालाक चतुर आदमी था। तो उसके साथ थे एक मार्टिन हुए और एक लेस्पिने, मार्टिन और लेस्पिने। इन दोनों ने मिलकर के बालीकोंडपुरम के शासक शेर खान लोदी थे, शेर खान लोदी से ये पांडिचेरी जगह ले लिया व्यापार करने के लिए, भाई हमको दे दो। और इस पांडिचेरी को 1673 में इन्होंने लिया था और 1674 में यहाँ एक जगह बसाया पांडिचेरी। 1674 में यहाँ पर अपना कारखाना स्थापित किया। अब इनके पास देख लीजिए, सूरत हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, सैंथम हो गया और पुडुचेरी हो गया। लेकिन यहाँ और घटना घटी कि 1693 ईस्वी में डचों ने छीन लिया। क्या छीना? इस पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। उस समय डचों की स्थिति काफी मजबूत थी और डच अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और ये मिल करके इन्होंने, अंग्रेज की शक्ति भी इसके साथ पीछे से सहायता कर रही थी और इसने 1693 में छीन लिया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है 1697 ईस्वी में और वो है रिजविक की संधि। 1697 ईस्वी रिजविक की संधि। इन संधियों को बहुत अच्छे ढंग से याद करना है क्योंकि परीक्षा में हमेशा संधियों के बारे में तो पूछ ही देता है कि रिजविक की संधि कब हुई थी, तो 1697 ईस्वी में हुई थी। रिजविक की संधि किसके और किसके बीच में हुई थी, तो ये डचों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। फ्रांसीसियों के बीच हुई थी, सॉरी, डचों और फ्रांसीसियों के बीच 1697। इस संधि के फलस्वरूप हुआ क्या था, तो इस संधि के फलस्वरूप डचों ने जो पुडुचेरी छीना था, इस पुडुचेरी को पुनः उन्होंने फ्रांसीसियों को लौटा दिया था। रिजविक की संधि के तहत डचों ने, रिजविक की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो डच और फ्रांसीसियों के बीच। क्या हुआ था, तो इसमें डचों ने जो पांडिचेरी उससे छीना था उसको पुनः फ्रांसीसियों को लौटा दिया। ये तो हो गया दक्षिण भारत का। उत्तर भारत में भी उसका कुछ पूर्वी भारत में प्रसार हुआ था डचों का, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कब आया पूर्वी भारत में। इसको हम साफ कर देते हैं। सोलह 1674 ईस्वी में यहाँ एक जगह है चंद्रनगर, बंगाल में एक जगह है चंद्रनगर, और बंगाल में उस समय सूबेदार थे शाइस्ता खां। शाइस्ता खां ये बंगाल के सूबेदार थे और इन्होंने 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक छोटा सा जगह दे दिया। फ्रांसीसियों ने उनसे आग्रह किया, विनय किया कि यहाँ पर सारी कंपनियां, पुर्तगाल की भी कंपनी काम कर रही है, डच की भी कंपनी काम कर रही है, अंग्रेजों की भी कंपनी काम कर रही है, डेन की कंपनी काम कर रही है, डेनमार्क की, तो हमको भी थोड़ा सा जगह दीजिए कि हम भी यहाँ पर व्यापार इस क्षेत्र में करें। तो वहाँ के शासक शाइस्ता खां से 1674 ईस्वी में इन लोगों ने एक जगह लिया चंद्रनगर, और यह चंद्रनगर अभी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि 1690 ईस्वी में इन लोगों ने चंद्रनगर पर एक कोठी बनाया था, चंद्रनगर की कोठी, और वो काफी प्रसिद्ध थी, वो काफी बड़ी थी और काफी प्रसिद्ध थी। तो इस तरह से 1690 ईस्वी में कोठी बनाया यहाँ पर, चंद्रनगर की कोठी। तो पूर्वी क्षेत्र में इनका ऐसे प्रसार हुआ। लेकिन जब ये यहाँ पर अपना प्रसार कर रहे थे तो कुछ इनके साथ समस्याएं भी थी, उन समस्याओं को हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद घटना क्या घटती है
कि इनका थोड़ा सा मतलब कि बीच में कुछ ह्रास होता है, इनके उत्थान में थोड़ा कमी आ जाती है, लेकिन 1920 में 1720 में पुनः इनका उत्थान होता है। 1720 में इनका पुनः उत्थान होता है। 1706 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक इनका कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि ये लोग हॉलैंड में युद्ध में फंसे हुए थे। हमने पहले ही बताया है कि ये जो कंपनी थी, यह कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, और हम जानते हैं कि सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी में कितना अंतर होता है काम में, और उसके रिजल्ट में कितना अंतर होता है सरकारी और प्राइवेट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये एक सरकारी कंपनी थी, और इसकी विदेश नीति जो थी ये यहाँ से निश्चित नहीं होती थी। इसका निश्चय लुई 14वें और कॉलबर्ट, वहाँ की सरकार, फ्रांस की सरकार इसकी विदेश नीति नियुक्त चलाती थी। तो इस तरह से 1706 से 1720 ईस्वी के मध्य में फ्रांसिस जो थे हॉलैंड के साथ युद्ध में फंसे हुए थे, तो उनका भारत के व्यापार पर ध्यान कुछ कम गया। 1720 में कंपनी का पुनर्निर्माण हुआ था, और इस 1720 के बाद 1721 ईस्वी में एक जगह है मॉरिशस, आप लोग जानते हैं मॉरिशस 1720 ईस्वी में अरब सागर में है ये। 1720 ईस्वी में मॉरिशस पर फ्रांस का अधिकार हो जाता है, और 1721 में मॉरिशस पर अधिकार होता है, और 1725 ईस्वी में मालाबार तट पर एक जगह है माहे, ये इसको मालाबार तट कहते हैं, और यहाँ एक छोटा सा जगह है माहे। यहाँ पर 1725 ईस्वी में फ्रांसीसियों का व्यापारिक कोठी बनता है, व्यापार यहाँ से चालू होता है। और 1739 ईस्वी में कराईकल, ठीक पूर्वी साइड में, ये पश्चिमी साइड में माहे मालाबार तट पर, और यहाँ है कराईकल, इसको करिकाल भी कहते हैं। कराईकल में 1739 ईस्वी में फ्रांसीसियों का व्यापारिक काम शुरू होता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे फ्रांसीसी जो थे यहाँ सूरत में बस गए, मछलीपट्टनम में बस गए, पुदुचेरी में बस गए, फिर से कराईकल में बस गए, माहे में बस गए। मॉरिशस में जब ये बसे तो इनकी नौसैनिक शक्ति थोड़ी बढ़ गई थी, और इसके बाद 1742 ईस्वी तक आते आते वहाँ के गवर्नर, यहाँ फ्रांसीसी गवर्नर थे एक लीनो और एक थे ड्यूमा। ये 1742 तक अपनी कूटनीतिक चालों के से प्रभावित करके और अपनी कूटनीतिक चाल से फ्रांसिस कंपनी को काफी भारत में प्रसार दिए, फ्रांसिस कंपनी का विस्तार हुआ। लेकिन 1742 में आते हैं डुप्ले। 1742 ईस्वी में एक फ्रांसीसी गवर्नर आते हैं डुप्ले, ये गवर्नर थे। हालांकि फ्रांस के व्यापार को और फ्रांस के राजनीतिक भागीदारी को, अब तक फ्रांसीसियों ने यहाँ व्यापार ही नहीं राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जैसा कि ब्रिटेन वालों ने किया था, इंग्लैंड वालों ने किया था। डेन वालों का तो कोई बहुत महत्वपूर्ण यहाँ उपलब्धि नहीं रही थी, लेकिन फ्रांस वालों ने अब तक 1742 ईस्वी तक आते आते यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया था। हमने देखा है कि लीनो और ड्यूना ने अपने कूटनीतिक प्रभाव के चलते भारत में अपने कंपनी का, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी का काफी प्रसार किया था। और 1742 में जब डुप्ले की नियुक्ति होती है तो इस नियुक्ति के बाद फ्रांस का जो है सो, हालांकि डुप्ले ने फ्रांस के लिए बहुत अच्छा काम किया था, फ्रांस के लिए उसने बहुत मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो समर्पित था अपने कंपनी के प्रति, लेकिन सरकारी कंपनी थी और इसका जो प्रभाव था वो फ्रांस से भी प्रभावित होता था। इस कंपनी का भारत में जो प्रभाव पड़ता था वो फ्रांस और यूरोप से भी प्रभावित होता था। तो यूरोप में चूंकि उस समय ऑस्ट्रिया का युद्ध चल रहा था और भी फ्रांस और अंग्रेजों के साथ जो था बहुत ही
मतभेद चल रहा था, तो आगे चल के उस मतभेद और उस युद्ध का प्रभाव भारत में भी पड़ता है। और उस युद्ध को हम लोग देखेंगे कर्नाटक के युद्ध में। हालांकि ये डुप्ले का समय था, डुप्ले ईमानदार था, लेकिन जब कर्नाटक का युद्ध होता है तो उसके बाद कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं, हम लोग इसको दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। उस युद्ध में फ्रांस का जो है सो स्थिति खराब हो जाता है और फ्रांस को भारत से जाना पड़ता है। इसके लिए हम लोग कर्नाटक का युद्ध, चूंकि काफी विशेष चीज है, 3 युद्ध होता है और भारत में उसका काफी प्रभाव पड़ा था, इसलिए उसके लिए हम लोग एक और क्लास लेंगे और डुप्ले की नीतियों को भी हम लोग उसी क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में।